हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 6 यानी कि लेक्चर 5 में हम लोगों ने प्रश्नावली 3.2 के एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 किए थे। आज एग्जाम्पल 6 और 7 करेंगे क्योंकि 2 ही एग्जाम्पल बचा है, उसके बाद प्रश्नावली अपनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आज एग्जाम्पल को खत्म करके इसके अगले लेक्चर में हम लोग 3.2 के प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और सारे प्रश्न को करेंगे। ठीक, तो आज हम लोग एग्जाम्पल नंबर 6 और 7 करेंगे, वो भी आसान विधि से। 2 तो हमने कर लिया था और यह कौन सी विधि हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि। तो आइए शुरुआत करते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है। तो ध्यान से देखिए, हमने क्या बोला था कल हमने क्या कहा था कि प्रश्न मुश्किल नहीं होता है, मेन काम होता है इक्वेशन को बनाना। अगर आप इक्वेशन बना पाते हो तो 80-90% क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो ही जाता है, केवल 10 या 15% बचा ही रहता है, बस बाकी सारा का सारा समझो हो गया। इक्वेशन बना, प्रश्न बन गया। तो ध्यान से देखिए उदाहरण नंबर 6 क्या है। तो चलिए इक्वेशन हम बनाते हैं, आप ध्यान से गौर करिएगा एकदम कि भाई यह हम कैसे बना रहे हैं, आप भी उसी तरह से बनाइएगा। ठीक, तो देखिए ध्यान से प्रश्न में क्या दिया हुआ है। प्रश्न में हमारे पास दे रखा है, क्या दे रखा है उदाहरण में 6, एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपए है और 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य कितना है, 18 रुपया है। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए, और वो भी प्रतिस्थापन विधि से। तो आइए जल्दी से हम लोग इसको प्रश्न को शुरुआत करते हैं। जल्दी से देखो, ध्यान से स्टार्ट करेंगे कहाँ से। सबसे पहले आपको लिखना होता है क्या, इसका सॉल्यूशन यानी कि हल लिखने के बाद आप क्या करोगे, हम देखो ध्यान से यहाँ पे बोला है भाई पेंसिल और रबड़ की बात चल रही है और लास्ट में आपको बताया जाता है कि आपको एक्चुअली प्रश्न में करना क्या है। लास्ट वाली लाइन ध्यान से देखिए, प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए, प्रत्येक पेंसिल और रबड़ का मूल्य ज्ञात करना। तो हम लोग प्रत्येक का मतलब होता है एक, तो हम मानेंगे माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है तथा एक रबड़ का जो मूल्य है वह y रुपया है, सिंपल। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्या होगा। तो यहाँ मानेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, माना एक पेंसिल तथा एक रबड़ का मूल्य, एक पेंसिल तथा एक रबड़ का मूल्य कितना हो जाएगा भाई, मूल्य क्रमशः, माना एक पेंसिल तथा एक रबड़ का मूल्य क्रमशः x तथा y रुपए है, x तथा y रुपए है। इसका मतलब क्रमशः का मतलब होगा पेंसिल का जो मूल्य होगा वह x रुपया होगा और रबड़ का जो मूल्य होगा वह y रुपया होगा। अब ध्यान से देखिएगा हम लोग यहाँ क्या करेंगे, अब लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार। ध्यान से देखिएगा कि भाई प्रश्न के अनुसार क्या कहा जा रहा है, आप उस पर गौर करिएगा कि प्रश्न के अनुसार बोला क्या जा रहा है। क्या बोला है, 2 पेंसिल 3 रबड़ों का मूल्य। भाई 2 पेंसिल और 3 रबड़ का मूल्य कितना है, 9 रुपया है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 2 पेंसिल और प्लस में 3 रबड़, 2 पेंसिल और प्लस में 3 रबड़, इन दोनों का जो मूल्य होगा वह क्या रुपया होगा भाई, वह होगा हमारे पास 9 रुपया। कितना रुपया हो जाएगा, 9 रुपए। अब आप ध्यान से देखना, अब भाई अब सोचो अगर एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है तो 2 पेंसिल का मूल्य 2x ही होगा ना। अगर एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है तो 2 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 2x। और अगर एक रबड़ का मूल्य y रुपया है तो ऐसे 3 रबड़ हो जाएगा, तो y प्लस y 3y हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एक पेंसिल का x हमने माना है, तो यहाँ पे 2 पेंसिल है, कितना हो जाएगा 2x, और प्लस में एक रबड़ का मूल्य y रुपया है तो 3 रबड़ है तो कितना हो जाएगा
3y रुपया और बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 9। यह हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर यानी कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड वाला भी इसी से हो जाएगा। क्या बोला है भाई, 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपया है। तो आप यहाँ कंडीशन नंबर सेकंड लिखना। कंडीशन नंबर सेकंड होगा या कंडीशन नंबर फर्स्ट था, अब कंडीशन नंबर सेकंड में क्या बोला है भाई, 4 पेंसिल प्लस में 6 रबड़। तो लिखेंगे 4 पेंसिल और प्लस में 6 रबड़। 4 पेंसिल प्लस में 6 रबड़ का जो मूल्य होगा वह क्या रुपया दिया हो भाई, वह हमारे पास दे रखा कितना 18 रुपए के बराबर है। मतलब अगर 4 पेंसिल और 6 रबड़ लोगे तो कितना हो जाएगा 18 रुपए। अब आप ध्यान से देखना कि क्या हो जाएगा, एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है तो 4 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा 4x, और एक रबड़ का मूल्य y रुपया है तो 6 रबड़ का मूल्य कितना हो जाएगा 6y रुपया, बराबर कितना हो जाएगा 18। यह हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब आसानी से आप प्रतिस्थापन विधि लगा सकते हो। तो प्रतिस्थापन विधि लगाने के लिए हमने बोला था किसी चर का मान निकालो, चाहे समीकरण नंबर 1 से चाहे समीकरण नंबर 2 से। लेकिन हमने कंडीशन यह बताया था, आप कोशिश यह किया करिए कि जिसका गुणांक छोटा है उसी वाले चर का मान निकालो, अच्छा रहता है। तो हम समीकरण नंबर 1 में देख रहे हैं कि यहाँ पे जो x का गुणांक है 2 है, बाकी सब में 2 से ज्यादा ही है, तो हम इस वाले x का मान आसानी से निकालेंगे। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे 2x बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि 9 हमारे पास पहले से है और 3 प्लस का y माइनस के 9 के तरफ आ गया, क्या हो जाएगा माइनस का 3y। अभी हमारा प्रॉपर x का मान नहीं निकला है तो x बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस का 3y और 2 गुणे में है, इधर आगे किस में हो जाएगा भाग में। यह हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आराम से आपको क्या करना, ध्यान से देखना। अब आपको क्या करना है, इस 3 का मान समीकरण नंबर 2 में रखो, क्योंकि 3 वाला जो समीकरण बना है वह 1 से बना है। तो जिससे बना होता उसमें हम नहीं मान रखते हैं, क्योंकि जिससे बना उसमें रखोगे फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा, वहां पे कुछ भी x और y का मान आप फाइंड नहीं कर पाओगे। ठीक, अब देखो ध्यान से, 3 का मान यहाँ 2 में रखने पर तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर। भाई प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं तो क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करने पर। अब प्रतिस्थापित करने पर तो ध्यान से देखना क्या होगा, जहां x है वहां हम क्या रख सकते हैं 9 माइनस का 3y बटे में 2, यानी कि समीकरण नंबर 2 क्या है, देखो यहाँ पे 4 है, कोष्टक में x का मान कितना है, x का मान इतना सारा है, कितना है 9 माइनस का 3y और पूरे के बटे कितना हो जाएगा 2, और प्लस का कितना हो जाएगा भाई, प्लस का हो जाएगा 6y और बराबर में कितना हो जाएगा 18। तो अगर हम चाहें तो 2 से 4 को काट दें, क्या बार में 2 बार में, 2 से 4 2 बार में कट रहा है। अब 2 का 9 में गुणा होगा तो 2 9 कितना हो जाएगा भाई 18 और माइनस का 2 3 कितना हो जाएगा 6y और प्लस में ऑलरेडी कितना है 6y, अब बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 18 हो जाएगा। अब आप ध्यान से नोटिस करना, प्लस का 6y और माइनस का 6y ये दोनों कैंसिल आउट हो रहा है, और यहाँ पे इक्वेशन क्या बन रहा है हमारे पास 18 बराबर में 18 बराबर में कितना हो गया 18। अब आप कहोगे कि सर जी 18 बराबर 18 ये तो इक्वेशन सही होता है। भाई कहीं भी अगर 18 के बराबर होता है, 4 के बराबर होता है, 5 के बराबर होता है कि नहीं। तो कहने का मतलब यहाँ पे आंसर फाइंड क्यों नहीं हो रहा है, एक्चुअल में इसका आंसर क्यों नहीं निकल रहा है, जो इसका सही होगा वह मान क्यों नहीं निकल रहा है x और y का। तो हम बता दें, यह हमारे पास जो दिया गया जो समीकरण युग्म है ना, यह समीकरण युग्म जो है यह है संपाती रेखा का समीकरण। किसका है, संपाती रेखा का समीकरण। और संपाती वाले रेखा वाले समीकरण में इसी तरह से वैल्यू निकलता है 18 बराबर 18 और 10 बराबर 10, 5 बराबर 5, यानी कि यहाँ पे x और y का मान कोई निश्चित मान नहीं होता है जो आप बता सको। क्योंकि संपाती रेखा हमने बताया था, जिक्र किया था 3.1 में कि भाई संपाती रेखा में क्या होता है, वह सारे बिंदु को काटता है, अनंत बिंदु को काटता है। तो उस कंडीशन में x और y का अनंत मान निकलना चाहिए। भाई कितना मान निकलेगा, अनंत मान निकलेगा। अब अनंत मान में आप बताओ कौन सा आंसर आप मानोगे,
1 2 3 4 5 भाई सारे बिंदु को काट रहा है तो सारा आंसर हो जाएगा। इसी कंडीशन के नाते कि यहाँ पे जब संपाती रेखा का समीकरण होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, x और y का मान आप निश्चित मान नहीं निकाल सकते, इसी तरह से उसका मान आएगा। तो इस तरह से हो जाएगा। अतः यहाँ पे आप लिख सकते हो कि अगर y का मान अगर यहाँ पे दोनों 18 के बराबर हैं, अतः यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः दिया गया समीकरण, अतः दिया गया समीकरण युग्म, दिया गया समीकरण युग्म, दिया गया समीकरण युग्म का कोई निश्चित मान नहीं होगा, कोई निश्चित मान नहीं होगा। रीजन क्या है, क्योंकि ये क्या है, संपाती रेखा के समीकरण है, संपाती रेखा के समीकरण हैं। बात आई समझ में। जब संपाती रेखा का समीकरण होगा उस कंडीशन में x और y का मान आप फाइंड नहीं कर सकते, x और y का मान फाइंड नहीं कर सकते। रीजन यह है, सारे बिंदु को काटेगा तो आप आंसर किसको मानोगे, इसलिए यहाँ पे x और y का कोई निश्चित मान नहीं होता है, यह होता है हमारे पास संपाती रेखा। अभी देखना इसके बाद शायद एग्जाम्पल में समांतर रेखा का समीकरण है। अभी समांतर रेखा में जैसे यहाँ पे 18 बराबर 18 आया ना, अभी समांतर रेखा में देखना ऐसे कुछ आंसर आएगा 15 बराबर 3 या 10 बराबर 7। कहीं ऐसा पॉसिबल है कि 15 बराबर 3 आ जाएगा, 10 बराबर 7 आएगा? अगर इस तरह से आंसर आपका आ रहा है, इसका मतलब हुआ है समांतर रेखा का समीकरण है। किसका हुआ है, समांतर रेखा का समीकरण। अगर ये सही आंसर आ रहा है 18 बराबर 18, 10 बराबर 10, 18 18 के बराबर होता है, 10 10 के बराबर होता है, लेकिन 15 3 के थोड़ी बराबर होता है, 10 7 के थोड़ी बराबर होता है। अगर इस तरह से आंसर आ रहा है तो यह समांतर रेखा का है, अगर इस तरह से आंसर आ रहा है तो यह संपाती रेखा का है। तो दोनों कंडीशन में x और y के मान नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसमें तो अनंत मान होता है, इसमें तो x और y का कोई मान ही नहीं होता है। तो आप इस लिहाज से कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई मान नहीं निकलेगा। ठीक, चलिए अगला एग्जांपल नंबर देखते हुए समांतर रेखा का है। ध्यान से देखिए, दिया है 2 रेल पटरियां। अब रेल की पटरियां समांतर ही होती है, सबको पता है, तो वह जाहिर सी बात है समांतर रेखा का समीकरण ही होगा। लेकिन चलो करके देखते हैं उसको। यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, हल। और हल में हम क्या लिखेंगे, दिया है 2 रेल पटरियां समीकरणों x + 2y - 4 बराबर 0, 2x + 4y - 12 बराबर 0 द्वारा निरूपित की गई है। क्या रेल पटरियां एक दूसरे को काटेंगी? क्या रेल की पटरियां एक दूसरे को काटेंगी? तो भाई जाहिर सी बात है, रेल की पटरियां एक दूसरे को नहीं काटती हैं। अगर काटेंगे तो यहाँ x और y का मान निकल जाएगा। अगर x y का मान नहीं निकला, इसका मतलब समांतर रेखा है, यानी कि रेल की पटरी एक दूसरे को नहीं काट रही हैं। तो हम यहाँ पे इक्वेशन लिख देते जल्दी से। दिया हुआ क्या है कि x + का 2y और -4 बराबर में 0। तो इसको हम सही क्रम में कर लें, x + का 2y और बराबर में -4, 0 की तरफ आएगा, +4 हो जाएगा। यह समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और दूसरा वाला हमारे पास समीकरण दे रखा है कितना, कि 2x और प्लस का कितना दे रखा है हमारे पास 4y और -12 बराबर में 0। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 2x + का 4y और बराबर में -12 0 की तरफ आएगा। तो क्या हो जाएगा, यह 12 हो जाएगा। यह हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड। अब ध्यान से देखना, इसको प्रतिस्थापन भी चेक करते हैं। तो किसी चर का मान निकालो, तो चर का मान निकालने के लिए हमने ट्रिक बताया है कि जिसका गुणांक छोटा दिखे, तो यहाँ पे गुणांक कुछ नहीं, कितना होगा 1, और 1 सबसे छोटा ही होता है। तो यानी कि इस वाले x का मान निकाल लो आराम से। x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 है, यह है, प्लस को 2y इधर आएगा, क्या हो जाएगा -2y। यह हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 3, यानी कि इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। अब 3 का मान 2 में रख दो, क्योंकि 1 में रख नहीं सकते, क्योंकि 1 से तो बनाया है तीसरा। तो यानी कि लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 में क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर। अभी ध्यान से देखना क्या इसका आंसर आएगा, यहाँ पे ऊट पटांग आंसर आएगा। अभी देखना 3 में, यानी कि 3 का मान 2 में रखने पर जहाँ x है वहाँ पे 4 - 2y रख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 है, और गुणे में इस x का मान हम रख सकते हैं 4 - 2y, और उसके बाद प्लस का लेडी क्या है
4y और बराबर में कितना है 12 और 2 चौका कितना हो जाएगा 8 और माइनस का 2 दूना कितना हो जाएगा 4y और प्लस का ऑलरेडी 4y है और बराबर में कितना हो जाएगा 12। अब आप ध्यान से नोटिस करो, माइनस का 4y और प्लस का 4y कट रहा है, आंसर क्या आ रहा है 8 बराबर 12, 8 बराबर 12। तो बताओ जल्दी से 8 बराबर 12 क्या ऐसा पॉसिबल है कि 8 12 के बराबर होता है? आप बोलोगे नहीं, 8 12 के बराबर नहीं होता है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि ये समांतर रेखा का ही समीकरण है। यहाँ पे लिखेंगे आता है, आप लिख देना डायरेक्ट, यहाँ पे आप यहाँ पे ऐसे लिखना, चूंकि यहाँ लिखेंगे चूंकि दिया गया समीकरण युग्म समांतर रेखा का समीकरण है, समांतर रेखा का समीकरण है। अतः क्या होगा, अतः रेल पटरियां एक दूसरे को नहीं काटेंगे, अतः रेल पटरियां एक दूसरे को नहीं काटेंगी। सबसे बड़ा रीजन ये देखो ध्यान से, यह 8 जो है 12 के बराबर नहीं हो सकता और इस तरह से अगर आंसर आ रहा है तो यह समांतर रेखा का ही होता है। और अगर 8 बराबर 8 आया होता, 12 बराबर 12 आया होता तो उसको हम मानते समपाती रेखा का। तो हमारे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा और समझ में आया भी होगा। और आज बस केवल एग्जाम्पल नंबर 2 ही करेंगे हम लोग। अब इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग इसके प्रश्नावली के प्रश्न करेंगे, ठीक। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने और भी दोस्तों के पास शेयर करो ताकि उनकी भी पढ़ाई और बोर्ड एग्जाम की तैयारी एकदम बेस्ट तरीके से हो पाए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्यारा सा कमेंट करना और लाइक करना मत भूलना। और तब तक के लिए बाय।